आज की ताजा खबरों के इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा बैंक खाता वालों के लिए एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा वेतन पाने वाले लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी, पीएफ में 5 लाख रुपए तक जमा करने पर टैक्स में छूट दे सकती है सरकार। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए एक जरूरी महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले लोगों के लिए भी आज एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर है। वही सहकारी बैंकों से ऋण लेने वाले किसानों को मिली है बड़ी राहत, सरकार ने किया है किसानों के लिए बड़ा ऐलान। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा कुछ एजुकेशन और जॉब रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट से बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें बताएंगे एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की पूरी 20 खबरों की बात करेंगे आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो वेतन पाने वाले लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी, पीएफ में 5 लाख रुपए जमा करने पर टैक्स छूट दे सकती है सरकार। प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ लेने वालों के लिए बजट 2021 में खुशखबरी मिल सकती है। दरअसल एक रिपोर्ट में कहा गया कि आगामी बजट में सरकार टैक्स फ्री प्रोविडेंट फंड की लिमिट को बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक यहाँ पर कर सकती है। वे बजट में सरकार अगर इस प्रावधान को अगर लागू कर देती है तो सैलरी पाने वाले लोग एक साल में पीएफ में यहाँ पर 5 लाख रुपए तक जमा राशि पर टैक्स छूट पा सकते हैं। अर्थात पीएफ में कोई यहाँ पर वेतनशुदा कर्मचारी एक साल में 5 लाख रुपए तक जमा करता है तो उसे उसके ऊपर कोई भी टैक्स यहाँ पर नहीं लगेगा। वही बजट 2021-22 में सरकार ने पीएफ को लेकर नया यहाँ पर ऐलान किया था। सरकार ने पीएफ में जमा पैसा उस पर टैक्स छूट को लेकर यहाँ पर नियम लागू यहाँ पर कर दिया था। नया नियम साल 2021-22 में यहाँ पर लागू कर दिया था। एक साल में कोई जमा करता अगर पीएफ में 2.5 लाख रुपए जमा करता है तो उसे उसके ऊपर टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन अगर जमा यहाँ पर 2.5 लाख रुपए से अधिक तो उससे ऊपर यहाँ पर टैक्स चुकाना होगा। हालांकि बाद में सरकार ने इस नियम में संशोधन किया है और टैक्स फ्री डिपोजिट की श्रेणी यहाँ पर 5 लाख रुपए जमा राशि को यहाँ पर शामिल कर दी है। ये वैसे पद के लिए जो छूट यहाँ पर दी गई जिसमें कंपनी यहाँ पर नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर की ओर से यहाँ पर कोई राशि जमा यहाँ पर नहीं की जाती है। अगर कोई कर्मचारी खुद से अपना पैसा यानी खुद से इतना पैसा जमा करता है तो उसे ऊपर टैक्स यहाँ पर नहीं लगेगा। तो ये बात करते हैं अगली खबर की, तो एक्सिस बैंक में फिक्स डिपॉजिट में मिलेगा ज्यादा ब्याज। बैंक ने एफडी की ब्याज दरों में किया है बदलाव। अगर आपका अकाउंट प्राइवेट सेक्टर के एक्सिस बैंक में है तो आपके लिए खुशखबरी है। दरअसल एक्सिस बैंक ने भी यहाँ पर फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। ये बदलाव 2 करोड़ से कम के डिपॉजिट पर किए गए हैं। वही एफडी पर एक्सिस बैंक की बढ़ी हुई दरें 20 जनवरी से लागू हो गई है। वही बैंक ने चुनिंदा अवधि पर ही ब्याज दरों में यहाँ पर जो चुनिंदा अवधि है उसके ऊपर ही यहाँ पर ब्याज दरों में इजाफा किया। हालांकि यहाँ पर एसबीआई, कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी ने भी एफडी की ब्याज दरों में इजाफा किया था। आपको बता दें कि एक्सिस बैंक 7 दिनों से लेकर 10 साल तक की अलग अलग अवधि में यहाँ पर फिक्स डिपॉजिट ऑफर यहाँ पर करता है। एक्सिस बैंक की वेबसाइट के मुताबिक बैंक 7 दिनों और 7 और 29 दिनों के बीच में मैच्योरिटी होने वाली एफडी पर यहाँ पर 2.5% का ब्याज की दर की पेशकश कर रहा है। 30 दिन से यहाँ पर 3 महीनों के बीच के यहाँ पर जो एफडी है उसके ऊपर यहाँ पर बैंक 3% के यहाँ पर ये ब्याज देता है, जबकि यहाँ पर 3 महीनों से 6 महीनों की कम की जो एफडी है उसके ऊपर 3.5% के हिसाब से ये बैंक यहाँ पर ब्याज की पेशकश कर रहा है। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक्सिस बैंक ने यहाँ पर ब्याज दरों में बदलाव करने का ऐलान किया है। वरिष्ठ नागरिकों को 7 दिन से 10 साल में मैच्योर होने वाले फिक्स डिपॉजिट पर 2.5 से यहाँ पर 6.50% तक की ब्याज दरें यहाँ पर इसमें मिलेगी। वही प्राइवेट सेक्टर के आईसीआईसीआई बैंक ने 2 करोड़ रुपए से कम की फिक्स डिपॉजिट की दरें बढ़ाने का ऐलान यहाँ पर किया है। बैंक की जो नई दरें है वो यहाँ पर 20 जनवरी से प्रभावी हो गई है। बैंक की वेबसाइट के मुताबिक बैंक अब यहाँ पर 7 से 29 दिनों की मैच्योर होने वाली जमाओं पर यहाँ पर 2.5% और 30 से 90 दिनों में मैच्योर होने वाले एफडी पर 3% और इसके अलावा 51 दिनों से 184 दिन में मैच्योर होने वाली एफडी पर 3.5% के हिसाब से ब्याज दे रहा है। वही 85 दिनों से लेकर 1 वर्ष के बीच की यहाँ पर 185 से 1 वर्ष के बीच की कम अवधि पर यहाँ पर 4.40% के हिसाब से ये बैंक ब्याज यहाँ पर दे रहा है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो सहकारी बैंकों से ऋण लेने वाले किसानों को मिली है बड़ी राहत। सरकार ने किया है किसानों के लिए बड़ा ऐलान। गहलोत सरकार ने किसानों की मदद के लिए एक बार फिर कई कदम आगे बढ़ाया है। दरअसल गहलोत सरकार ने किसानों की मदद के लिए एक मुश्त समझौता योजना का ऐलान किया है। वही इस योजना के तहत केंद्रीय सहकारी बैंकों एवं प्राथमिक भूमि विकास बैंकों के माध्यम से कृषि एवं अकृषि ऋण लेने वाले जो किसान हैं उनको लाभ इससे मिलेगा, जिससे ऋण चुकाने में किसानों को आसानी से यहाँ पर उनका ऋण चुकाना है वो हो सकेगा। वही योजना की खबर सुनता ही किसानों के बीच यहाँ पर लहर सी छा गई है खुशी की। हमेशा किसानों को यहाँ पर आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ऐसे में जरूरी है कि उन्हें आर्थिक सहायता यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ से मिली जाती है। वही अगर ये यहाँ पर सहायता सरकार की ओर से हो तो किसानों के लिए ये बेहतर होता है। ऐसे में गहलोत सरकार ने महामारी के चलते किसानों को राहत देने के लिए एक मुश्त समझौता योजना का ऐलान किया है।
वही इस योजना के तहत केंद्रीय सरकारी बैंक और प्राथमिक विकास जो भूमि विकास बैंक है उसके माध्यम से कृषि एवं अकर से ऋण लेने वाले खेतीहर किसानों को लाभ यहाँ पर मिलेगा, जिससे ऋण चुकाने में किसानों को आसानी से यहाँ पर मतलब जो ऋण चुकाने में जो उनको आसानी है वो यहाँ पर होगी। वही बात करते हैं अगली खबर की। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 85% छात्रों को लगी है कोरोना वैक्सीन। 30 जनवरी तक सभी छात्रों को वैक्सीनेट करने का है लक्ष्य। दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को कोरोना से बचाने के लिए व्यापक वैक्सीनेशन अभियान यहाँ पर चलाया है। वह 3 हफ्तों से कम समय में सरकारी स्कूलों के 15 से 18 साल के लगभग 85% बच्चों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वही शिक्षा निदेशालय ने 30 जनवरी तक 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य यहाँ पर रखा है। वही शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि वैक्सीनेशन कोरोना से बचने का सबसे कारगर उपाय है, इसलिए बेहद जरूरी है कि जो भी छात्र छात्राएं वैक्सीनेशन के लिए पात्र है वह टीका यहाँ पर जरूर लगवाए। उन्होंने कहा कि दिल्ली में 15 में से 12 एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट के यहाँ पर सरकारी स्कूलों में 85% बच्चों को वैक्सीन लग चुकी है। वही लगभग 300 ऐसे हैं जहाँ पर 90% छात्रों को टीका लग चुका है। वही हिंदुस्तान की एक रिपोर्ट के अनुसार प्राइवेट स्कूलों में 21 जनवरी तक सिर्फ यहाँ पर दिल्ली के अंदर 42% छात्रों का ही वैक्सीनेशन हुआ है। जो पूर्वी जिलों को छोड़ दे तो सभी जिलों में निजी स्कूलों का आंकड़ा 50% तक ही नहीं पहुंच पाया है। प्राइवेट स्कूलों में वैक्सीनेशन के लिए लगभग 3.5 लाख छात्र पात्र है, लेकिन लगभग अभी 2 लाख के आसपास ही यहाँ पर छात्रों को वैक्सीन लग पाई है। वही यहाँ पर एडेड स्कूलों में सिर्फ 57% को ही यहाँ पर वैक्सीन लगी है। वही 15 से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन 3 जनवरी से यहाँ पर देश भर में शुरू हुआ था। वही दिल्ली सरकार के हर स्कूल में वैक्सीनेशन के लिए नोडल इंचार्ज यहाँ पर नियुक्त किया गया था। वही बात करते हैं अगली खबर की। तमिलनाडु में कोरोना संक्रमण के चलते आज संपूर्ण लॉकडाउन। देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अलग अलग प्रदेशों में इससे नियंत्रण के लिए पाबंदियां यहाँ पर लग रही। इस कड़ी में तमिलनाडु में आज से पूरी तरह से यहाँ पर लॉकडाउन लगा दिया गया है। प्रदेश सरकार ने शनिवार रात 10 बजे से संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया। ये लॉकडाउन सोमवार सुबह 5 बजे तक यहाँ पर लागू रहेगा। हालांकि इस दौरान जरूरी सेवाएं यहाँ पर तमिलनाडु के अंदर जारी रहेगी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो कोरोना संक्रमण के बाद वैक्सीन और प्रिकॉशन डोज लेने का बदला है समय। इतने महीने बाद अब लगेगा टीका। भारत में 3 जनवरी से 15 से 18 साल के युवाओं के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत यहाँ पर की गई है। इसके साथ ही नेशनल कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत 10 जनवरी से हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनके लिए प्रिकॉशन डोज यानी बूस्टर डोज भी शुरू कर दी गई है, जिसके तहत इन लोगों को यहाँ पर कोरोना वैक्सीन की तीसरी डोज यहाँ पर दी जा रही है। इस डोज की शुरुआत यहाँ पर फैलते कोरोना संक्रमण और नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर की गई है। ये दूसरी डोज लेने के 9 महीने यानी 39 हफ्तों के बाद लगाई जा रही है। वह देश में फैल रहे कोरोना संक्रमण के चलते रोजाना लाखों की संख्या में कोविड के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर किसी व्यक्ति ऐसा व्यक्ति जो यहाँ पर प्रिकॉशन डोज लेने के लिए योग्य है, अगर उसे कोरोना संक्रमण भी हो जाता है तो क्या उसे प्रिकॉशन डोज लगाई जा सकती है? अगर हाँ तो इसके लिए कितने दिन का समय यहाँ पर अंतर रखा जाएगा? वह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार यहाँ पर एक गाइडलाइन जारी की गई। उस आदेश के अनुसार बताया गया कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर किसी व्यक्ति को सोर्स कोविड संक्रमण हो जाता है तो उसे यहाँ पर लेबोरेटरी टेस्ट में यह साबित हो जाता है कि उसे न केवल प्रिकॉशन डोज बल्कि कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम की पहली और दूसरी डोज भी रिकवर होने के 3 महीने बाद यहाँ पर लगाई जाएगी। ये आदेश यहाँ पर दिया गया। आपको बता दें कि भारत में अब तक 8 कोरोना टीकों को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें कोवैक्सीन कोविशील्ड के अलावा जाइडस कैडिला की, जोकोविडी बायोलॉजिकल ई की, कोरोवैक्स और स्पुतनिक वी, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन शामिल है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। देश में लगातार तीसरे दिन घटे हैं कोरोना के केस। 24 घंटों में 3,31,000 के आसपास नए मामले हैं सामने। देश में लगातार तीसरे दिन कोरोना के केस घटे हैं। वहीं शनिवार को 3,31,372 नए कोरोना संक्रमित मिले। इस दौरान 2,58,000 के आसपास लोग ठीक भी हुए, जबकि यहाँ पर 520 लोगों की मौत हुई है। पिछले दिनों के मुकाबले नए संक्रमितों में करीब 6,000 की यहाँ पर कमी दर्ज हुई है। वहीं शुक्रवार को 3,37,000 के आसपास नए मामले सामने आए थे। वही 4 लाख यहाँ पर जो टोटल यहाँ पर अभी मौतों का आंकड़ा है वो यहाँ पर 4,28,000 के पार पहुंच चुका है। अब तक भारत में 4,28,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं शुक्रवार को भारत में 3,37,000 के आसपास कोरोना के नए केस यहाँ पर मिले थे। वहीं इससे एक दिन पहले गुरुवार को 3,47,000 के आसपास मामले मिले थे। वहीं देश में फिलहाल जो एक्टिव केस है वो 21,44,000 के आसपास है। वहीं
शुक्रवार को जो एक्टिव केसों की संख्या थी वो 21,13,000 के आसपास थी। वही तीसरी लहर में कुल एक्टिव केसों का आंकड़ा पहली बार 21 लाख पार पहुंच गया है। वही एक्टिव केसों ने 31 दिसंबर को 1 लाख का आंकड़ा पार किया था, इसलिए आज से महज 22 दिनों में यहाँ पर 21 गुना ये हो गए हैं। वही दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 45 लोगों की मौत हुई है। यह आंकड़ा एक दिन में तीसरी लहर में अब तक की मौतों का आंकड़ा सबसे अधिक है। इससे पहले 5 जून को यहाँ पर दिल्ली में 60 लोगों की जान गई थी। वही 11,000 से अधिक यहाँ पर पिछले 24 घंटों में नए केस यहाँ पर सामने आए हैं। वही भारत में अब कुल संक्रमितों का आंकड़ा 3,52,35,000 पार है, तो कुल रिकवरी भारत में 3,65,49,000 पार है, तो कुल मौतें भारत में यहाँ पर 4,28,000 से ज्यादा है। वही यहाँ पर कोरोना के मामलों की बात करें तो सबसे ज्यादा मामले यहाँ पर पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र से सामने आए। महाराष्ट्र में केसों में कमी जरूर देखने को मिली है। यहाँ पर 4,393 नए केस सामने आए हैं। वही शुक्रवार के मामले यहाँ पर 1800 मतलब शुक्रवार के मामलों में यहाँ पर ये 1877 कम है। वही शनिवार को 30,000 से अधिक लोग ठीक भी यहाँ पर हुए हैं। वही दिल्ली में यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर पॉजिटिविटी रेट जो है अभी फिलहाल यहाँ पर 20.77% है। वही शुक्रवार को पॉजिटिविटी रेट 23.44% थी। वही केरल में भी मामले लगातार बढ़ रहे हैं। यहाँ पर पिछले 24 घंटों में 45,136 नए केस मिले हैं। वही 21,000 से अधिक ठीक हुए, 70 लोगों की मौत इस राज्य में हुई है। यहाँ पर जो पॉजिटिविटी रेट है फिलहाल यहाँ पर दिल्ली में 44.81% है। वही यहाँ पर केरल में ये पॉजिटिविटी रेट यहाँ पर टोटल यहाँ पर जो मतलब केरल राज्य के अंदर यहाँ पर पॉजिटिविटी रेट है वो 44.81% है। वही कर्नाटक के मुकाबले यहाँ पर पिछले मुकाबले मौतों की संख्या में यहाँ पर गिरावट आई है। 42,000 यहाँ पर नए मामले आए हैं। भाई 24 लोगों की मौत यहाँ पर हुई है, 35,000 से अधिक ठीक हुए हैं। भाई यहाँ जो पॉजिटिविटी रेट है वो 19.33% है। वही तमिलनाडु में पिछले 24 घंटों में 30,000 के आसपास नए मामले सामने आए, 23,000 से अधिक लोग ठीक हुए। वही 33 लोगों की यहाँ पर भी मौत हुई है। यहाँ पर पॉजिटिविटी रेट फिलहाल यहाँ पर 19.7% है। इसके अलावा गुजरात में नए मामलों में यहाँ पर बढ़ोतरी लगातार जारी है। वहीं पिछले 24 घंटों में नए मामले यहाँ पर बढ़े हैं। 24 घंटों में यहाँ पर मामलों में बढ़ोतरी हुई है। वहीं यहाँ पर गुजरात के अंदर पिछले 24 घंटों में 23,150 नए केस सामने आए, जबकि 10,000 से अधिक ठीक हुए। वही 15 लोगों की मौत इस राज्य में हुई है। वही अभी यहाँ पर जो एक्टिव केस है वो 1,29,000 के आसपास बचे हुए हैं। इसके अलावा राजस्थान में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा घटा है। यहाँ पर 14,829 नए मामले सामने आए हैं, 10,000 से अधिक ठीक हुए, 70 लोगों की मौत हुई है। वही यहाँ पर कल यहाँ पर 16,000 के आसपास मामले आए थे, लेकिन इसमें यहाँ पर गिरावट अब यहाँ पर दर्ज की जा रही है। यानी शुक्रवार को मामले कम आए थे, 16,000 के आसपास थे, अब 14,000 आए हैं। इसके अलावा दिल्ली में मामलों में गिरावट आ रही है। वही यूपी में पिछले 24 घंटों में 16,000 के आसपास संक्रमित पाए गए हैं। वही 15,000 से अधिक ठीक हुए हैं। वही शुक्रवार को यहाँ पर 18,000 लोग संक्रमित पाए गए थे। अभी यूपी में भी कोरोना के आंकड़ों में गिरावट आज के दिन आई है। वही एमपी ने भी यहाँ पर 10,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। 11,274 नए मामले इस राज्य में सामने हैं। वही 4,967 लोग यहाँ पर ठीक भी हुए हैं। वही 5 मरीजों की इस राज्य में मौत हुई है। पॉजिटिविटी रेट यहाँ पर एमपी में फिलहाल यहाँ पर 12.04% है। और पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटों में मामले घटे हैं, यानी 9,000 के आसपास मामले आ चुके हैं। वहीं यहाँ पर 37 लोगों को पिछले 24 घंटों में मौत हुई है। 20,000 से अधिक लोग यहाँ पर ठीक भी हुए हैं पिछले 24 घंटों के अंदर। वहीं हरियाणा में मामले बढ़े हैं। 8,753 नए मामले इस राज्य में पाए गए, 11 लोगों की मौत हुई है, 12,000 से अधिक ठीक इस राज्य में हुए हैं। पंजाब में पिछले 24 घंटों में 7,765 नए मामले यहाँ पर सामने आए हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में मामले बढ़े हैं, 5,761 नए मामले हैं। बिहार में 300 यहाँ पर 3,003 कल के मुकाबले के आसपास यहाँ पर आए हैं। वही झारखंड में यहाँ पर केस घटे हैं। वही 1,755 नए केस यहाँ पर आए हैं। वही 3,800 से अधिक ठीक हुए। वही 9 मरीजों की इस राज्य में मौत हुई है।